हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर DSSB-PRT में आए अरिथमेटिक एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है एंड ये उसी सीरीज़ का पार्ट है। जिन्होंने भी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question is A, B, and C can do a piece of work in 24 days, 30 days, and 40 days respectively. They began the work together, but C left 4 days before the completion of the work. In how many days was the work completed? So एक piece of work है जिसे अगर A अकेला करे तो वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है, B उसे 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है और C उसे 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो लेट अस सपोज कि जो हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है वो है 120 यूनिट्स, जो कि 24, 30 और 40 इन तीनों का एलसीएम है। ठीक है, इधर से हमारे पास ए की एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर आ गई है 5 यूनिट्स की, जो कि आएगा 120 को डिवाइड करा हमने 24 से, दैट इज 5 यूनिट्स। सिमिलरली 120 को डिवाइड करा हमने 30 से, दैट इज 4 यूनिट्स। एंड सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने 120 को डिवाइड करा 40 से, दैट इज 3 यूनिट्स। अब इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सी है उसने 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले वो काम छोड़कर चला गया। तो जो लास्ट के 4 डेज थे उसमें सिर्फ ए और बी ने मिलकर काम करा होगा। तो हम यहाँ से यहाँ पे यूनिट्स निकाल लेते हैं कि ए और बी ने मिलकर इन 4 दिनों में कितना काम कर लिया है। 4 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4 दैट इज 9 यूनिट्स। एक दिन की एफिशिएंसी तो 9 यूनिट्स है, तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी 36 यूनिट्स। मतलब 4 दिन में ए और बी ने मिलकर 36 यूनिट्स का काम कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 120 - 36 दैट इज 84 यूनिट्स। अब इस 84 यूनिट्स के काम को ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर करा है, और इन तीनों ने मिलकर कितने दिन लगाए होंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 12 की एफिशिएंसी से इन तीनों ने 84 यूनिट्स का काम करा, जो कि कितने दिन लिए 7 डेज लिए। हैंस टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 7 + 4 दैट इज 11 डेज। 7 दिन तो वो काम था जिसमें इन तीनों ने मिलकर काम किया, और 4 दिन जिसमें सी छोड़कर चला गया था और ए और बी ने ही सिर्फ काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 vessels A and B contain spirit and water इन द रेशियो 5:6 एंड 9:13 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 2 वेसल्स हैं, एक वेसल ए है और एक वेसल बी है। वेसल ए में जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो है 5:6, और वेसल बी में जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो है वो है 9:13। देयर कंटेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। अब इनके कंटेंट्स को हमने 2:3 के रेशियो में मिक्स किया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास न्यू मिक्सचर बनकर आया है उसमें स्पिरिट और वाटर का क्या रेशियो होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पिरिट वेसल ए का। वेसल ए से जो हमने स्पिरिट लिया 5:6 टोटल रेशियो था, तो 5/11, और सिर्फ हम स्पिरिट का ले रहे हैं तो इंटू कर देंगे 2 से, और ऐसे ही हम निकालेंगे स्पिरिट इन वेसल बी कितना है 9:13 है, तो 9/22 इंटू विथ 3। सिमिलरली वाटर का लेंगे, वाटर का अगर हम देखें वेसल ए में कितना था 6/11, और वेसल बी 6/11 इंटू विद 2, और वेसल बी में कितना है 13/22 इंटू विथ 3। तो जो न्यू रेशियो बनकर आया है वो है यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 11 और 22 का। 22 आएगा तो 5 × 2 × 2 दैट इज 20, 20 + 27। यहाँ पे भी एलसीएम लिया जाएगा जो कि आएगा 22। तो 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 + 39। So the new ratio will become 47:63, which is the ratio of spirit and water in new mixture. Next, 2 people A and B are at a distance of 250 किलोमीटर from each other at 11 AM। तो 11 AM पे दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 250 किलोमीटर का। आफ्टर 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे बाद 12 बजे
A starts moving towards B at a speed of 20 km/h, while at 1 PM B starts moving away from A at a speed of 10 km/h. तो यहाँ पे A था, यहाँ पे B था. 12 बजे A ने B की तरफ स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है. उसके 1 घंटे बाद दैट इज़ 1 PM पर B ने भी A से अवे मूव करना स्टार्ट कर दिया. मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं. अब 1 बजे तक जो था ए ने डिस्टेंस कवर करा होगा, क्योंकि हमें जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम वो टाइम, वो स्पीड और वो डिस्टेंस लेंगे जहाँ पे ये दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं. और एक साथ चलना ये कब स्टार्ट करते हैं? 1 बजे. लेकिन ए ने तो 12 बजे ही स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी. तो इस 1 घंटे में दैट इज़ फ्रॉम 12 PM टू 1 PM, इस 1 घंटे में ए ने कुछ डिस्टेंस तो कवर कर लिया होगा. अब ए की स्पीड कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? हमारे को 20 km/h की, मतलब पर आवर में 1 आवर में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 1 आवर दैट इज फ्रॉम 12 PM टू 1 PM. इस 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. फिर 1 बजे अगर हम देखें तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस रहा वो कितना रह गया? 250 - 20. एट 1 PM डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 230 किलोमीटर, ठीक है. Because they both are moving in the same direction, so relative speed will be equal to the difference of their speed. A की स्पीड थी 20, B की स्पीड थी 10, तो 20 - 10 दैट इज 10 km/h इनकी रिलेटिव स्पीड निकल आई. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? टाइम. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इन दोनों के बीच का रहा है 230, स्पीड कितनी हो गई है 10, तो 23 आवर्स. टाइम एट विच दे विल मीट 1 PM प्लस 23 आवर दैट इज 12 PM नेक्स्ट डे. Next question is, if the compound interest on a certain sum at 16 whole 2/3% to 3 years is 1270, find the simple interest on the same sum at same rate and time. तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो दे रखा है, बट हमारे को प्रिंसिपल नहीं पता. सो हम यहाँ पे लेट करेंगे प्रिंसिपल को. अब हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 whole 2/3% विच इज इक्वल टू 1/6. सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 6 का क्यूब. क्यूब क्यों करा? बिकॉज टाइम क्या था? 3 ईयर्स था. अगर टाइम 2 ईयर्स होता तो हम उसका स्क्वायर करते. तो हमने लेट कर लिया कि प्रिंसिपल हमारा 6 क्यूब है दैट इज 216 रेशियो है. अब इस पे हमारे को दे रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हमें 3 ईयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 1 2 1 2 3, ठीक है. सो 216 का 1/6 36 36 36, तीनों केस में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगी. 36 का 1/6 करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 का 36 प्लस 36 दैट इज 72. 72 का 1/6 करेंगे तो 12, और 6 का 1/6 करेंगे तो 1. सो हमारे पास टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आई है रेशियो के टर्म्स में वो है 127 रेशियो, बट अमाउंट के टर्म्स में वो है 1270. तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 10. हमारे को क्या निकालना था? हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालनी थी. हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालनी थी. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 36 प्लस 36 प्लस 36 दैट इज 108 रेशियो. सो 1 रेशियो तो 10 के इक्वल है, तो 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 1080. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45 kg. When 4 new students whose weights are 42 kg, 36.5 kg, 37.5 kg and 40 kg are admitted, the average weight decreases by 0.75 kg. What is the number of students in the class now? So हमारे को एक क्लास में एवरेज दे रखी है स्टूडेंट्स के, एवरेज वेट दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है, ओके. एंड जो कि एवरेज दे रखा है 45. अब इसके बाद बोला है कि अगर हम इसमें 4 स्टूडेंट्स जिनके वेट इस तरीके से हैं, अगर हम इसको भी एडमिट कर लेते हैं तो जो हमारी एवरेज है वो डिक्रीज हो जाती है 0.75 kg से. सो हमें बताना है कि अब क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है. अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो हम 4 न्यू स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं उनका हम पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं.
एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन चारों स्टूडेंट्स के वेट को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे 4 से, जो कि आएगा 39। 39 इज द एवरेज ऑफ दीज 4 न्यू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब हमारी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रही है कितने से, 0.75 kg से। पहले एवरेज कितनी थी, 45। तो 45 में से जब हम माइनस कर देंगे 0.75, तो हमारे पास जो न्यू एवरेज निकल कर आएगी वो आएगी 44.25 की। ठीक है, अब ये निकली कैसे, हमारी ओल्ड एवरेज कितनी थी, 45। अब जो 4 बच्चे हैं अगर हम उनको भी ऐड कर देते हैं तो हमारे को कितने का डिसएडवांटेज होगा, कितने का नुकसान होगा हमारे को, 6 का। कितने लोगों से, 4 लोगों से। और ये जो नुकसान है 6 इंटू 4 दैट इज 24। 24 का जो हमारे लॉस हो रहा है वो कितने लोगों में बांटा जाएगा, n+4 लोगों में बांटा जाएगा। तो जो हमारी न्यू एवरेज कैलकुलेट होकर आएगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, 45 माइनस 6 इंटू 4 अपॉन विद n+4। करेक्ट, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमारे को किसके इक्वल दे रखी है, 44.25 के। ये सारी चीज़ हमारे को 44.25 के इक्वल क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 45 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा -0.75। अब यहाँ से माइनस कैंसल आउट हो गया। n+4 की वैल्यू निकालने के लिए हम 44 डिवाइडेड विथ 75 इंटू 100 करते हैं, जो कि आ रहा है कितना, 32। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ इज 32। Next, X is a bread seller who marked the price of each packet of bread by 150%. So एक X bread seller है जिसने अपने ब्रेड की जो प्राइस है उसको 150% से इंक्रीज कर दिया है। लेट अस सपोज अगर हमारा CP 100 है तो मार्क्ड प्राइस उसने 150 बढ़ा दिया, दैट इज 250 का उसने मार्क्ड प्राइस कर दिया। एंड अलाउ डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30। उसके बाद इसने मार्क्ड प्राइस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया। 40% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। 100 रुपीज़ अगर हम माइनस कर देंगे 250 से, सो 150 का ये सेलिंग प्राइस कर रहा है। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 ऑन ईच पैकेट। तो रेशियो के टर्म्स में अगर हम देखें 50 रेशियो आ रहा है, लेकिन रुपीज़ के टर्म्स में ये 30 आ रहा है। तो 50 रेशियो की वैल्यू 30 के इक्वल है। सो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 रुपीज़ के। अब इधर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस, 0.6 इंटू 100 दैट इज 60। ऐसे ही 250 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 से तो हमारा आंसर आ गया 150। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर वो शॉपकीपर 37.5% का डिस्काउंट देता है, इफ X allows 37.5% डिस्काउंट ऑन ईच पैकेट, हाउ मच प्रॉफिट विल ही गेट बाय सेलिंग 80 पैकेट ऑफ ब्रेड। तो अगर वो ऐसे 80 ब्रेड्स के पैकेट बेच देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। अब इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस 60 आ गया, मार्केट प्राइस भी 150 आ गया। अब 150 पे उसने 37.5 का जो है परसेंट का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने 56.25 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो जो नया सेलिंग प्राइस आ गया वो होगा 93.75 का। 60 रुपये की चीज़ को वो 93.75 रुपीज़ में बेच रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 33.75 का एक पैकेट पर प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे वो कितने पैकेट बेच रहा है, 80 पैकेट्स। तो 80 पैकेट्स पर उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया, 2700 रुपीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास बार वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमारे को दे रखा है 0.18। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले तो जितने डिजिट्स पर बार है उतने हम यहाँ पर 9 लगाएंगे। ठीक है, जितने डिजिट्स पर बार है हम यहाँ पर उतना 9 लगा देंगे। ठीक है, अब कितने डिजिट पर बार नहीं है, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने हम जीरोस लगा देंगे। एक डिजिट पर बार नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, अब जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है, हमारे को नंबर क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। 18 में से हम माइनस कर देंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 1। 1 पे बार नहीं है तो 18 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 17/90 कैसे आया। नेक्स्ट
अब यहाँ पे कितने डिजिट्स पर बार है? 23, मतलब 2 और 3 2 डिजिट्स पर बार है। 2 डिजिट्स पर बार है तो 2 बार 9 लगाएंगे। कितने डिजिट पर बार नहीं है? एक भी नहीं, तो एक भी 0 नहीं आएगा। फिर 23, अब 23 में से माइनस हमने क्या करना था? नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिस पर बार नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों नंबर पर बार है, तो कोई भी माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट 183, अगेन यहाँ पर कितने डिजिट्स पर बार है? 2 डिजिट्स पर बार है, तो 2 बार 9 लगा दिया। कितने डिजिट पर बार नहीं है? एक डिजिट पर बार नहीं है, एक 0 लगा दिया। फिर 183 में से माइनस कर दिया नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है? 1। तो 183 माइनस 1 कर दिया, कितना आ गया? 182। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 990 आ जाएगा। ठीक है, सो 17 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 के साथ, और 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, और ये हमने एज इट इज़ रखा। फिर इसके बाद हमने बोर्ड मास का रूल लगाया। हमने इन दोनों को ऐड करा पहले, 187 और 230 को, जो कि आ गया 417। फिर 417 में से माइनस कर दिया 182, जो कि आ गया 235। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स चलेंगे। रिवर्स क्या कहता है? कितने पर बार होना चाहिए? 2 9 लगे हैं, 2 डिजिट पर बार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कितने 0 लगे हैं? एक 0 लगा है, मतलब 2 पर बार नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर आएगा जिस पर दोनों पर बार भी होगा। ठीक है, और 2 पर बार नहीं होगा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे 35 दे रखा है ना, हम उधर क्या करते थे? माइनस करते थे 2 को, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर को हम माइनस करते थे। यहाँ पे हम नॉन रिपीटिंग नंबर को प्लस करेंगे। हमारे पास 35 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास 35 दे रखा है। 35 के अंदर हम 2 को प्लस कर देंगे, तो 35 प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 0.237 बार। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।